कहानी है राही की दुर्घटना ने बदल दिया। प्रधानाचार्य ने पठन पाठन को लेकर सभी शिक्षिकाओं से मीटिंग की थी। इसी कारण राही को स्कूल से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते 5 बज गए। जैसे ही वह घर में घुसी तो देखा कि उसके मोहल्ले की औरतों के साथ उसकी सास और ननंदों की पंचायत चालू थी। उसने मन ही मन सोचा कि सिवाय इनके पास पंचायतबाजी और गपशप करने के कोई काम भी तो नहीं है। सारा दिन दूसरों के घरों की बुराई, एक दूसरे की चुगली और मोहल्ले की खबरों का नमक मिर्च लगाकर बखान करना, बस यही काम था उनका। कपड़े बदलकर, हाथ मुंह धोकर वह वापस कमरे में आई तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। मुकुल अब आते ही होंगे यह सोचकर वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। साथ साथ चिप्स भी तलने लगी। राही का विवाह उस परिवार के इकलौते लड़के मुकुल के साथ हुआ था। घर के खर्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ी थी और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। जबकि ससुराल में एक अविवाहित ननंद थी और 2 विवाहित, जिनमें से एक न एक घूम फिर कर मायके आती ही रहती थी। इन सब ने मिलकर राही का जीना हराम कर रखा था। सारा दिन बैठकर गप्पे मारना, टीवी देखना और राही के खिलाफ मां के कान भरना, बस यही उनका काम होता था। अभी वह चाय कपों में डाल ही रही थी कि मुकुल आ गए। मेज पर चाय के कपों को देखकर बोले, वाह क्या बात है, ठीक समय पर आ गया मैं। तभी चापलूसी के अंदाज में छोटी ननंद बोली, भैया देखिए न आपके लिए मैंने चिप्स भी तले हैं। राही यह सुन मन ही मन कुढ़ कर रह गई। कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सास जो सामने बैठी थी। बहन की बात सुनकर मुकुल राही की ओर देख हंसते हुए बोले, देखा मेरी बहनें मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती हैं। यह सुनकर राही के तन बदन में आग लग गई। पर वह एक समझदार शिक्षित युवती थी। घर के माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी। अतः चुप रही। मुकुल अपनी माँ और बहनों से काफी प्रभावित रहते थे। यद्यपि राही के प्रति उनका रवैया खराब न था, मगर उनकी आदत कुछ ऐसी थी कि वे माँ और बहन के विरुद्ध एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया शाम के खाने में क्या बनाऊं? छोटी ननंद बोली, ऐसा करो कि आलू के पराठे और मटर पनीर की सब्जी बना लो। मुकुल ने उत्तर दिया। राही मन ही मन भन्ना गई कि बातें तो ये ऐसी करती है कि मानो सारा काम यही करती हूँ। जबकि हकीकत तो यह थी कि इनको करना धरना कुछ नहीं होता, सिवा मुकुल के सामने चापलूसी करने के। चाय पीकर राही कप प्लेटें उठाकर रसोई में आकर उन्हें साफ करने लगी। मगर किसी भी ननंद से यह नहीं हुआ कि आखिर भाभी ऑफिस से थक हार कर आती हैं, उनकी जरा सी मदद ही कर दें। ननंदों द्वारा उसके काम में छींटाकशी और नुक्ताचीनी करना प्रतिदिन का काम बन गया था। राही को अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाना पड़ता था। मन ही मन सोचती कि माँ जी का बस चले तो दोनों विवाहिता बेटियों को बुलाकर यहीं रखें। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि इस महंगाई के जमाने में इस थोड़ी सी कमाई में अपना ही खर्च ठीक से नहीं चल पाता। ऊपर से ननंदों का आना जाना जो लगा रहता सो अलग। पर इन सब बातों से उन्हें क्या मतलब? अगर कभी राही कुछ कहे भी तो वे कहती, मैं कौन सी तुम्हारी कमाई पर डाका डाल रही हूँ? मैं तो अपने बेटे की कमाई खर्च करती हूँ। आखिर वह मेरा बेटा है, उस पर मेरा अधिकार है। मुकुल तो इन मामलों में बोलते ही न थे, न ही वे जानते थे। वे तो माँ के सामने हमेशा आज्ञाकारी बेटा बने रहते और माँ जी उनकी कमाई इसी तरह लुटाती रहती। राही ने रसोई में आकर प्रेशर कुकर में आलू चढ़ा दिए। तभी छोटी ननंद आकर बोली, भाभी, मैं भी सीरियल देखने जा रही हूँ, बाकी काम आप निपटा लेना। राही ने मन ही मन सोचा कि यह तो उन लोगों का रोज का काम है। बस भैया या फिर उसके मायके से कोई आ जाए तो दिखावे के लिए उसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। खैर यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है। और उसने अपने विचारों को किनारे झटक कर एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी और दूसरे पर पराठे सेंकने लगी। इधर उसने पराठे सेककर खत्म किए कि सब लोग खाने बैठ गए। सबको परोसने खिलाने के बाद जो कुछ भी बचा उसे खाकर वह उठ गई। रात काफी देर तक बर्तन आदि साफ कर जब वह अपने कमरे में पहुंची तो मुकुल जाग ही रहे थे। वे कोई पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थे। राही को देखकर बोले, आज तो तुमने काफी देर लगा दी, जल्दी आ जाती तो घर के ये काम कौन करता? क्या घर में माँ और बहनें हाथ नहीं बटाती?
पहले कभी हाथ बटाया है जो आज बटाएं? राही ने उत्तर दिया, क्यों तुम हमेशा झूठ बात कहती हो? मेरे सामने तो वे सब तुम्हारी मदद करती रहती हैं। बस उतनी ही देर जितनी देर आप घर में रहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुकुल बोला। बात को आगे न बढ़ने देने के उद्देश्य से राही चुप रही। राही जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि भोर की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश कर रही थी। वह जल्दी से उठकर स्नानघर की ओर चल दी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी सास और ननंदों में से कोई भी जल्दी सोकर उठने वाला नहीं है। खाना बनाकर उस दिन राही तैयार होकर ऑफिस चल दी। तब तक उसकी सास उठ गई थी, जबकि ननंदें तब भी सो ही रही थीं। सुबह राही कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डाल गई थी। सो शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो उन्हें लेने के लिए छत पर गई। कपड़ों को लेकर लौट ही रही थी कि न जाने कैसे उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से 7-8 सीढ़ियां लुढ़कती हुई आकर आंगन में गिर गई। उसका सिर फट गया और वह बेहोश हो गई थी। सास और ननंदों के शोर मचाने पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने मुकुल को खबर कर दी थी, सो वे भी बुरी तरह घबराए हुए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत राही को आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। उसके सिर में काफी चोट आ गई थी। 4-5 टांके लगाने पड़े। कुछ देर पश्चात सीनियर डॉक्टर ने कहा, दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है, उस पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। काफी देर रात तक उसका उपचार चलता रहा। मुकुल ने पूरी रात जागकर गुजार दी। जब राही को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों से बंधा हुआ पाया। उसने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, और यह मुझे क्या हो गया है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस सिर व पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है। मुकुल ने उसके सिर पर अपनत्व के साथ हाथ फेरते हुए जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद राही को अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने मुकुल और साथ में खड़ी उसकी मां को हिदायत देते हुए कहा, माँ जी अब बहू को 3 महीने के पूर्ण आराम की आवश्यकता है। और हाँ, मरीज को हर रोज दूध, फल, जूस आदि दिया जाए। घर पहुंचकर मुकुल ने उसका बिस्तर खिड़की के किनारे लगा दिया, जिससे खुली हवा भी आती रहे और बाहर के दृश्य से राही का मन भी बहला रहे। इधर राही को 3 महीने तक लगातार पूर्ण आराम करने की बात सुनकर उसकी सास छोटी बेटी से कहने लगी, बेटी अब घर का काम कैसे होगा? हम लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। सारा काम बहू ही करती थी। फिर मैं कुछ करना भी चाहती थी तो तू मना कर देती थी। दूसरे दिन मुकुल को ऑफिस जाना था। उन्हें न समय से चाय मिल सकी और न ही नाश्ता। खाने की मेज पर पहुंचते ही उनकी तबीयत खिन्न हो गई क्योंकि माँ ने खिचड़ी बना कर रखी थी। मुकुल को खिचड़ी बिल्कुल पसंद न थी। जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी खाकर मुकुल ने दफ्तर का रास्ता लिया। पिछले 15 दिनों से मुकुल देख रहे थे कि घर की सारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। घर में कोई भी काम समय से पूरा न होता था, न ढंग से नाश्ता बनता, न समय से चाय मिलती और न ही समय पर खाना मिलता। इधर उधर गंदे बर्तन पड़े रहते, जबकि राही के ठीक रहने पर घर का कोई भी काम अधूरा न रहता था। आखिर एक दिन मुकुल ने गुस्से में आकर माँ के सामने ही कह दिया। छोटी बहन भी खड़ी सुन रही थी। इन दिनों आखिर घर को क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर, सलीके से क्यों नहीं होता? आखिर पहले इस घर का सारा काम कौन करता था? कैसे समय पर चाय नाश्ता, समय पर खाना, कपड़े लत्ते धुले हुए और सारे घर में झाड़ू पोछा लगा होता था। हर सामान करीने से सजा और अपनी जगह मिलता था। जबकि अब पूरा घर कूड़ाघर में तब्दील हो चुका है। हर सामान अपनी जगह से गायब, कपड़े गंदे, जहां तहां धूल की परतें और हर जगह मक्खियां भिनभिनाती हुई। आखिर यह घर है या कबाड़ खाना? भैया हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है। छोटी बहन बोली। अब माँ और छोटी बहन कहें तो क्या कहें? कैसे अपनी गलती स्वीकार करें? अपनी गलती स्वीकार करने का मतलब था कि इससे पहले वे राही के साथ दुर्व्यवहार करती थी, मगर अब झूठ का पर्दाफाश होना ही था। आखिर कितने दिन सच्चाई को झुठलाया जाता। एक दिन शाम को माँ चौके में खाना बना रही थी, जबकि उनकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने छोटी बेटी को आवाज देकर कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटी ऋतु आराम से लेटकर टीवी पर फिल्म देख रही थी।
अतएव उसने वहीं से लेटे लेटे उत्तर दिया, क्या माँ, थोड़े से काम के लिए भी पूरा घर सिर पर उठा रखा है। जरा सा काम क्या करना पड़ा कि मेरी नाक में दम कर दिया है। अपनी ही जाई संतान का टकेसा उत्तर सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी आशा न थी। वे सोचने लगी कि राही है तो बहू, पर उसने कभी भी उनकी किसी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। हमेशा माजी माजी कहती, उसकी जबान नहीं थकती, जबकि वे हमेशा उसके हर काम में नुक्ताचीनी करती। इन्हीं बेटियों के कहने पर वे राही के साथ दुर्व्यवहार करती, छींटाकशी करती। अब तो वह बिस्तर पर पड़ी है, उसके साथ ज्यादती करना गुनाह होगा। फिर बहू भी तो बेटी ही होती है। माजी खाना बनाते हुए सोचती जा रही थी कि राही भी आखिर किसी की बेटी है। फिर उसने इस घर को सजाने संवारने में क्या कमी छोड़ी है। मुकुल तो सारा दिन घर पर रहता नहीं, और यह छुटकी सारा दिन इधर उधर कूदा करती है। कल को इसकी शादी हुई नहीं कि फुर से चिड़िया की तरह उड़ जाएगी और रह जाऊंगी मैं अकेली। फिर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में तो बहू को ही काम में आना है। कभी कोई हादसा हो गया तो सिवा बहू के कोई देखभाल करने वाला न होगा। बेटियों का क्या, 2-4 दिनों के लिए आकर खिसक लेंगी, काम तो आएगी बहू ही। तो फिर असली बेटी तो बहू ही हुई। एक के बाद एक विचार आ जा रहे थे। अब माजी ने राही की देखभाल कायदे से करनी शुरू कर दी। उसे समय पर दवा देती, चाय देती, जूस देती और पास बैठकर घंटों उससे बातचीत करती थी। तीसरा महीना खत्म होते होते राही का स्वास्थ्य काफी सुधर गया। अब उसके पैर का प्लास्टर भी काट दिया गया था। फिर भी डॉक्टर ने उसे किसी भी प्रकार का काम करने के लिए मना किया था। राही ने सुबह उठकर चाय बनाने की कोशिश की तो मांझी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उन्होंने छुटकी को बुलाकर डांटते हुए चाय बनाने का आदेश दिया और बोली, बहू कुछ दिन और आराम करेगी, चौके का काम अब तुझे संभालना है। बहुत हो चुकी पढ़ाई लिखाई और इधर उधर कूदना। छुटकी ने तपाक से उत्तर दिया, माँ, जब मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो कैसे करूंगी यह सब काम। तुझे अब सब कुछ सीखना होगा, नहीं तो कल को तू भी बड़ी की तरह कामकाज से बचने के लिए रोज ससुराल छोड़कर आ जाया करेगी। यह बहानेबाजी अब और नहीं चलने वाली। तुम सब के चक्कर में ही बहू की यह दशा हुई है। आखिर भाभी अगर सीढ़ियों से गिर पड़ी तो उसमें मेरा क्या दोष। छुटकी ने उत्तर दिया, क्या सारे घर के कपड़े सुखाना उठाना उसी का काम है। तुम अगर इतनी ही लायक होती तो यह हादसा ही न होता। माजी बोली। छुटकी हैरान परेशान थी कि आखिर माँ को यह क्या हो गया है जो वे एकदम से भाभी की तरफदारी में लग गईं। आखिर भाभी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी माँ को। शाम को खाने की मेज पर बड़ा ही खुशनुमा पारिवारिक माहौल था। सब खाने की मेज पर बैठे हुए थे। छुटकी सबको खाना परोस रही थी कि तभी मुकुल बोले, माँ, आज तो छुटकी बड़ी मेहनत कर रही है। तो कौन सा हम पर एहसान कर रही है। इसे पराए घर जाना है, यह सब इसे सीखना ही चाहिए। माजी का उत्तर सुनकर मुकुल और राही एक दूसरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। राही समझ नहीं पा रही थी कि माँ और ननंद इतनी जल्दी कैसे बदल गईं। उधर माँ को राही की दुर्घटना से नसीहत के रूप में एक नई दृष्टि मिली थी। राही परिवार में परिवर्तन देखकर एक नए सवेरे का एहसास कर रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।